Jai Hind, future officers, and welcome back. I hope you all are in a very great health and eager to study this new chapter that is the president. So, प्रेसिडेंट को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और इनके स्पाउस को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब जाइए जानते हैं, अब हम सिटीजन तो बन चुके हैं, अपने राइट्स पता चल चुके हैं, अपनी ड्यूटीज पता चल चुकी है। अब जानते हैं हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन क्या है। बेसिकली हमारे गवर्नमेंट में जो भी आपके रैंकिंग के प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, उसमें सबसे टॉप लेवल पे आते हैं आपके प्रेसिडेंट। सो द हायर मोस्ट रैंक इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। जानते हैं प्रेसिडेंट होते क्या हैं और कैसे बनते हैं, क्या आप और मैं बन सकते हैं? Let's see. And without wasting any further time, let's deep dive into this chapter, that is the chapter President. As usual, we have divided the chapter into multiple parts, and part 1 talks about the introduction of President. So, first of all, let's start कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है प्रेसिडेंट के बारे में बात। पार्ट फिफ्थ आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है आर्टिकल नंबर 52 टू 78 ऑफ पार्ट 5, बेसिकली ये बात करता है आपका किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के टीम में आते हैं। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव आप पॉलिटी में बहुत बार टर्म पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं पहले ही रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे आपको इन लोगों को याद करना है जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के टीम में आते हैं। फर्स्ट, ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट, देन द वीपी वाइस प्रेसिडेंट, देन द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? अब इस पे मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, बिकॉज द प्रेसिडेंट्स रोल इज एक्चुअली इट ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। वो आपके इंडियन स्टेट के हेड होते हैं। आपने नॉमिनल हेड और रियल हेड के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, एंड आई रियली होप कि आपने पढ़ा था। इफ नहीं पढ़ा या कोई भी डाउट हो तो काइंडली रेफर टू ओल्ड चैप्टर्स, यू विल श्योरली क्लियर ऑल योर डाउट्स। नाउ we are talking about the part 2 that says about the election of the president. अब इलेक्शन प्रेसिडेंट का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जो आपको रियली पता होना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज आप जो नॉर्मल वोटिंग करते हैं इलेक्शन में, उसका और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट जो आपके डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्टली। इस वेरी फर्स्ट पॉइंट को प्लीज याद रखना कि आपके प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। अभी इलेक्टोरल कॉलेज किस कौन कौन से लोग मिलके बनाते हैं? ट्रिक के तौर पे समझ लो या फिर एक कन्वीनियंट तौर पे समझ लो कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे ना, वो आते हैं आपके इलेक्टोरल कॉलेज में, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना, एलए के लोग होते हैं, एलसी के लोग नहीं होते। दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। एलए ला एलए के होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के होते हैं, एलसी के नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो होते हैं। अब कौन वोट नहीं कर सकता? जैसे मैंने बताया, इलेक्टेड वाले कर सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है नॉमिनेटेड वाले नहीं करेंगे। तो द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं करते हैं। द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। अभी आपने जाना कि एलए के लोग करते हैं, एलसी के लोग नहीं करते। जैसा मैंने बताया, इसको बार बार लिख लेना, एलए के लोग करते हैं, एलसी के लोग नहीं करते हैं। हैव नो रोल इन दिस इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर आपके स्टेट असेंबली के और असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर एक्सक्लूडेड, बट इनके इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। इफ अ स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व, अगर स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो भी नहीं करते हैं। वोटिंग सिस्टम क्या है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, एंड मान लेते हैं कि संजीव को मिले हैं 40, राजीव को मिला है 30, शिवम को मिला है 20 एंड रमेश को मिला है 10। तो आप क्या बोलोगे, इसमें से कौन जीतेगा? लेट्स सपोज मॉनिटर के लिए वोटिंग हो रही है, मॉनिटर बनने के लिए, तो फाइनली जो मॉनिटर बनेगा कौन बनेगा आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली संजीव बनेगा। ये होता है नॉर्मल इलेक्शन, जो हम और आप वोट देते हैं, जहाँ पे जो भी मेजोरिटी होता है वो बनता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल के हिसाब समझ गए होंगे आई होप। अब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। इट्स मीन्स
कि हमारे जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हमने चुना होता है, एमएलए एमपी ये सब जाके वोट करते हैं आपके प्रेसिडेंट के लिए। कौन कौन करता है अभी हमने जाना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ एमएलए के वोट के बारे में जानते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है। सिंपल सी बात आप इस तरीके से समझ लो, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जैसे उत्तर प्रदेश, उसकी ऑब्वियस सी बात है एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और एक सिक्किम स्टेट की पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू भी कम होगी। बट इसको निकालते कैसे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट होगा सबसे ऊपर, देन डिनोमिनेटर में होगा आपका टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर इलेक्टेड हैं वो डिवाइडेड किया जाएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, टोटल पॉपुलेशन स्टेट को, देन उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 1/1000 कर देंगे, तो एक सिंगल एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाएगी जो प्रेसिडेंट के वोटिंग सिस्टम में काम आती है। सेम एमपी के वोट के बारे में बात करते हैं, तो एमपी के वोट में क्या सीन है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके जो वैल्यू होंगे उनके एमएलए के वोट के, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब टोटल इलेक्टेड एमपीज के नंबर, दोनों को डिवाइड करोगे एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। अब विनर डिसाइड कैसे होता है, मैंने यही चीज बोला था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे हमारे इलेक्शन के बारे में आपने तो जान लिया, संजीव राजीव ये जो पार्ट था यहाँ पे, ये आपने जान लिया, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है उसमें कैसे विनर डिसाइडेड होता है। लेट्स सपोज आप 1000 यहाँ पे भी है, ठीक है, सपोज हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, 1000 वोट है, वैलिड वोट्स हैं। अब इसमें जो इलेक्टोरल फार्मूला कहता है कोटा का, यहाँ पे सिंपली ये नहीं है कि जो ज्यादा लाएगा वो जीतेगा। यहाँ पे क्या सीन है कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जितने भी वोट्स पोल्ड होंगे, यहाँ पे कितने हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कितना हो गया, 501। एग्जैक्टली आपको मोर देन हाफ वोट चाहिए होगा आपको जीतने के लिए। अगर मान लो कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट ए है, बी है एंड सी है, ठीक है, इसको मिलता है 400 वोट, इसको मिलता है 350 वोट, कितना होगा 750, इसको मिलता है 250 वोट। अब आप क्या बोलोगे, अगर ये नॉर्मल इलेक्शन होता ऑब्वियस सी बात है कैंडिडेट ए आपका जीत जाता, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, सबसे जो लोअर है उसको पहले तो एलिमिनेट कर दो, सी एलिमिनेट हो गया। अब चेक किया जाएगा कि जब भी हम वोट करेंगे ना, लेट सपोज आप वेट कर रहे हो, आप इलेक्टेड मेंबर हो लोकसभा के, ठीक है, तो आप वोट कर रहे हो, तो आपको एक बैलेट पेपर मिलेगा, सीक्रेट वोटिंग होती है, आप किसी को बताओगे नहीं। आप क्या करोगे, ए बी सी यहाँ पे लिखा रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने प्रेफरेंस किसको दिया फर्स्ट। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक वोट देना है, आपको प्रेफरेंस देना है कि मैं चाहता हूँ ए जीत जाए, अगर ए नहीं जीत पाता किसी कारण से तो सी जीत जाए, अगर ये नहीं जीत पाता किसी कारण से तो बी जीत जाए। अब ऐसे ही बहुत से लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी दी होगी सी को, ठीक है, इसके सी को हमने रेस से बाहर कर दिया, सबसे कम था, एग्जैक्टली बाहर हो गया। अब क्या होगा, इसके 250 जो वोट है ना, उसमें चेक किया जाएगा फर्स्ट जो आपका प्रेसिडेंट में था उसको कट कर देंगे, इसने जो सी को दिया था। अब इनके चेक करेंगे इन्होंने सेकंड पे किसको दे रखा था। जैसे मान लो सब ने मोस्टली ए को, 200 लोगों ने बोल रखा था कि ए हम उनके सेकंड चॉइस है, और 50 लोगों ने बोल रखा था बी उनकी सेकंड चॉइस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें 200 लोगों ने बोल रखा था ए उनकी चॉइस है, तो ऑटोमेटिकली ये वोट इसके पास चला जाएगा, तो ये अब टोटल हो जाएगा 600 वोट। इसमें से 50 ने बी को बोला था, तो 50 जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा 400। वोट कितने चाहिए थे जीतने के लिए, 501, मिल कितने गए, 601। एनी इशू, एनी डाउट। अब आपके प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं, ए। चलो ए को सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, आपके ए आपके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इस तरीके से आपका प्रेसिडेंट डिसाइड होता है, ऐसे जीतता है वो। इसमें सिंपली आप ये नहीं बोल सकते जिसके वोट सबसे ज्यादा है वही जीतेगा, आपको मोर देन हाफ वोट कंसिडर आपको विन करना होता है। और वो कैसे करोगे, अगर आपके उतने वोट नहीं है तो सेकंड प्रेसिडेंस देखी जाएगी, लोगों ने सेकंड वोट किसको दिया है, उसके वोट ऑटोमेटिकली फिर डिवाइड कर दिए जाते हैं आगे फर्दर, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और हमारे केस में पर्सन ए हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। The election is held through the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है ये चीज़ बहुत ईजिली से, बट इसको इंटरप्रेट करना एक बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहना क्या चाहता है, एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। अब गोल क्या है इसका? द एम इज टू एंश्योर द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट, नॉट जस्ट द हाईएस्ट नंबर। दिस इज रिक्वायर्ड दिस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स इज कॉल्ड द इलेक्टोरल कोटा। इलेक्टोरल कोटा इसी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसको प्लीज याद रखना कि जितने भी मेंबर्स होंगे डिवाइडेड बाई 2 + 1। प्रोसेस आप समझ गए जो मैंने अभी बताया, 1 2 3 का प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो हो जाता है तो वीकर वाला बाहर हो जाएगा और उसके सेकंड चॉइस को देखा जाएगा और सेकंड चॉइस ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दी जाएगी आगे, और फिर देखा जाएगा कि कौन जीतता है। आई होप ये केस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा हमारे ए प्रेसिडेंट को बनने की खुशी में। डिस्प्यूट क्या होता है कि अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो उसको प्लीज स्टार मार्क करके कहीं नोट डाउन कर लेना कि अगर कोई डाउट आ जाता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेटेड दिस एंड चूज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर टू मेन रीजंस। दो रीजन दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज करने के लिए फॉर द प्रेसिडेंट। अब आइए जानते हैं वो क्या थे। पहला, हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ हार्मनी। द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रेसिडेंट आपका एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इनके नाम पे सारे ऑर्डर्स पास होते हैं, बट उनको सारा का सारा करना किसके ऑर्डर्स पे होता है, किसके बिहाफ पे होता है? अब मान लो आपका प्रेसिडेंट किसने कुछ भी लॉ पास किया, उनका साइन होगा, उसका नाम होगा, बट पीछे जो उनका डिसीजन लेने वाले कौन था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो जो भी पास करेंगे वो प्रेसिडेंट को वहां पे साइन करके देना होगा। तो इसलिए इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला गया है, और अ सिंबॉलिक हेड with the real executive power vested in the prime minister and the council of minister। जो अभी मैंने बताया, मेन जो एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। बट आपके जो प्रेसिडेंट है वो एक सिंबॉलिक हेड, एक सिंबल की तरह उनको यूज किया जाता है। इट वुड बी एन एनॉमली टू हैव अ डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड नॉट गिव देम एनी रियल पावर। आप खुद सोचो कि एक इलेक्शन करवाने में किसी कंट्री का कितना पैसा जाता है, और वो भी इंडिया जैसे वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री में। तो उस केस में आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जहां पे लोगों ने वोट दिया, सारे पैसे खर्च हुए, एंड बाद में पता चलता है कि उनका कुछ काम नहीं है, उनको सिर्फ एक साइन करने के लिए रखा गया नॉमिनल हेड के तौर पे। तो ये एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है हमारी कंट्री के लिए। इसके लिए बोला गया कि हम जो रियल हेड हैं, हमारे रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके इलेक्शन हम करवाएंगे डायरेक्ट, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट करवाने की कोई नीड नहीं है। A direct election involving every citizen, जो मैंने बताया, it would be incredibly costly, time consuming and energy intensive, which is unwarranted for a symbolic head of state। एक symbolic head के लिए आप पर्टिकुलर एक इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट पीपल के वोट्स लेने होंगे। उसमें आपके बहुत से खर्च आते हैं, आपको सेंटर लोकेट करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन की पूरी स्टाफ है, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, आपको बहुत से मेजर्स लेने पड़ते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लगता है। तो उसे सेव करने के लिए एक सिंबॉलिक हेड के लिए हमने इनडायरेक्ट इलेक्शंस किए। जिस पर्सन को हमने इलेक्ट किया है वो जाके इनडायरेक्टली हमारे तरफ से वोट करेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? आप बन सकते हैं? चलिए देखते हैं, बताइएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उसने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो अपनी। बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोक सभा। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो एक क्वालिफाइड हो। डो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर अ यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर इज नॉट कंसीडर टू बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते हैं। अब नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है? मान लो कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं 35 ईयर्स का भी हूँ, मैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल हूँ, और मेरे पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? नॉमिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं। A candidate nomination must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders। 50 लोग तो बोलने चाहिए कि हाँ हाँ भाई इसको बना दो, पीछे 50 लोग और चाहिए जो ये बोलेंगे कि हाँ ये 50 लोग सही बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली 100 लोग चाहिए। आप मान लो कि मुझे बनना है, मैं आप सबको बोलूंगा तो आप सब में से कोई 50 आएंगे बोलेंगे कि हाँ हाँ इनको बना दो, भाई को बना दो, फिर पीछे से और 50 आएंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये जो 50 बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 विद द आरबीआई। अब यार मेरा खर्चा भी होगा, 15,000 रुपये मुझे आरबीआई को भी देना पड़ेगा।
जो 2500 रुपये 1997 में लगते थे ना, उसके बढ़ा के अब 15,000 कर दिए गए हैं सीरियस कैंडिडेट के लिए। अब आपको लग रहा है राष्ट्रपति बनना है किसी को, उसके लिए 15,000 भी वो सीरियस एस्पिरेंट होगा? बट इट इज व्हाट इट इज। नाउ द ओथ ऑफ ऑफिस क्या है, इसका ओथ कौन दिलवाता है? द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ये आता है बहुत से क्वेश्चंस में आ चुका है। और द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जस्ट इन द एब्सेंस। मान लो सुप्रीम कोर्ट आपको ओथ दिलवाएगा, मुझे दिलवाएगा, मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ ना, 15,000 मैंने जमा कर दिए, तो मुझे क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके ओथ दिलवाएंगे, शपथ ग्रहण होगी। बट इन केस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये चीफ जस्टिस हमारे नहीं है, तो चीफ जस्टिस की जगह सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलवाएंगे। शपथ तो मुझे लेना है कुर्सी पे बैठने से पहले ही। फेथफुली आपको एग्जीक्यूट करोगे ऑफिस। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। मोस्ट ऑफ वैसी बात है। डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर्सन हो आपको, आपको ये करना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या है, प्रिविलेजेस क्या है? आप भाई प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कुछ प्रिविलेज तो मिलेगी, जाहिर सी बात है। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस दैट इज द राष्ट्रपति भवन विदाउट पेइंग रेंट। अब मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, आपको पता नहीं। अब ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके माइंड में आया होगा कि आगे जाके क्या पता राष्ट्रपति ही वहाँ का रेंट भर रहे हो, ऐसा कुछ लॉ ला दिया जाए, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखना पड़ा ये बात कि रेंट मत लेना भैया, उनको रहने देना। हिज सैलरी एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, सैलरी उनकी कटाई नहीं जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, आपके राष्ट्रपति या फिर कंट्री के सबसे हेड है, नॉमिनल हेड ही हो बट हेड है, और उनकी आपने सैलरी घटाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन 2008 प्रेसिडेंट की सैलरी इंक्रीज कर दी गई थी 5 लाख पर मंथ। अभी जो प्रेसिडेंट की सैलरी है कितनी है? 5 लाख पर मंथ। इम्यूनिटी क्या क्या मिलती है? प्रेसिडेंट हो आप तो कुछ तो बाकी लोगों से अलग होगा ना आपके साथ, तो देखते हैं क्या होगा। प्रेसिडेंट enjoys पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। ठीक है, लीगल जो भी काम करते हैं अपने ऑफिशियल एक्ट्स में, उसमें उनको इम्यूनिटी दी जाती है पूरा। वो इम्यून है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। तो कभी रोड पे चल रहे हो, प्रेसिडेंट गाड़ी चला रहे हो, तो कृपया करके साइड हट जाए, क्योंकि अगर कुछ होता है तो वो उनको इम्यून है, उसमें उनको कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक वो ऑफिस में। इवन फॉर पर्सनल एक्ट्स ड्यूरिंग हिज टर्म एंड कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। समझ गए? सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, बट वो भी आपको 2 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए ये केस आया था आपके खिलाफ, कर रहे हैं, अब 2 महीने हैं आपके पास अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं। प्रेसिडेंट बन गए, कितना टाइम तक बनेंगे आप? तो प्रेसिडेंट होल्ड्स एन ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आप आज अगर प्रेसिडेंट बने हो तो आज से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा 5 साल का। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत लोग इसमें गलत भी करते हैं। अब ये पूछा गया है कि आपका प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा और वो कब दे सकता है? प्रेसिडेंट है, कभी भी दे सकता है, बट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्शन, अपने ऊपर पढ़ ही लिया था कि एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए और इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, कितनी बार भी वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन सकता है, नॉट लाइक द अमेरिका। अमेरिका में क्या है, सिर्फ 2 बार ही एक आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, बनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही हो जो हो। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है? तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अब जरूरी नहीं है कि आप कितना भी गलत काम कर दो आप कुछ होगा ही नहीं, तो आप इसको इम्पीचमेंट के थ्रू आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो उनके 5 साल के दौरान भी, उनके टर्म के दौरान भी। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। क्या है इसका ग्राउंड ऑफ रिमूवल, क्या है इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन में भी आता है और वैसे आपको एमसीक्यू में भी बहुत हेल्प करेगा, राइटिंग सेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। द ओनली ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही ग्राउंड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें बताया गया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन व्हाट दिस फ्रेज मीन्स। ये लाइन लिख के तो चले गए कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, बट इसके डेफिनेशन कहीं नहीं लिखे। ऑब्वियस सी बात है, जो जो आपके लॉ एक्ट्स वगैरह लिखे हैं और उसको कंपायर उसको वो फॉलो नहीं करते हैं, तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं कैसे हटाया जाए। अभी तो जस्ट बने ही थे, अब हटाने की बात भी कर दे हैं, पर कोई नहीं। इनिशिएशन, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। द चार्जेस मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। लोकसभा से अगर वे मान लो इनिशिएट हुआ है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो
लोकसभा के 1/4 मेंबर को वहां पे साइन करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा से हुआ है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर को ये साइन करना पड़ेगा। नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले ही कि देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो सामान वामान पैक कर लीजिए। Passing in the first house, the resolution to impeach must be passed by a special majority of two-third of total membership of that house. This is a very high bar to clear. जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ है, मान लो कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। इन स्पेशल मेजोरिटी मतलब आपको 2/3 टोटल मेंबरशिप, जितने भी उस हाउस के टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3 मेंबरशिप से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि द रेजोल्यूशन इज देन सेंड टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में भेजा जाता है जो इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस। मान लो लोकसभा में स्टार्ट हुआ, 1/4 मेंबर ने इसको अप्रूवल देते साइन कर दिया, इम्पीचमेंट आगे बढ़ा। इम्पीचमेंट आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, 2/3 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसको बोल दिया कि हाँ ये ग्राउंड सही है और इम्पीचमेंट होना चाहिए। फिर वो सेम केस जाएगा दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस में उस चार्जेस उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। प्रेसिडेंट के पास वैसे ये राइट होता है कि अपीयर हो सके और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी भी बात को रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब सेकंड हाउस में क्या हुआ, सेकंड हाउस के पास भी ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासेस द रेजोल्यूशन विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। सेम आपको स्पेशल मेजोरिटी से भी दूसरे हाउस से भी कर दिया गया है कि हाँ हाँ ये ठीक बात है, इनको हटाना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट के पास स्टैंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम दैट डे, उनको उसी दिन ऑफिस पे हटा दिया जाएगा। शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट में पढ़ते हैं एक बार क्या था, समरी जान लेते हैं इसकी। मान लो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा लेके चलते हैं। लोकसभा में आपका इनिशिएट किया गया कि इस प्रेसिडेंट को हटाया जाए इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा। कितने लोगों का साइन लगेगा, 1/4 लोगों का। 1/4 लोगों का साइन आया कि हाँ हाँ इम्पीचमेंट को आगे बढ़ाओ, ठीक है। इम्पीचमेंट आगे बढ़ चुका है। अब जैसे ही आगे बढ़ा, आपने 14 दिन का नोटिस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कि सर इम्पीचमेंट आपका आगे बढ़ गया है। अब फर्स्ट हाउस में इम्पीचमेंट जैसे ही आगे बढ़ा तो वोटिंग होगी। वोटिंग में आपको 2/3 मेंबर जो है ना, टोटल मेंबरशिप उस हाउस की, लोकसभा की, उसको हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ ये इम्पीचमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट हाउस का काम खत्म। अब ये जाता है सेकंड हाउस में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सेकंड हाउस का काम होता है चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना। वो इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो आएंगे, अपने सबूत भी रखेंगे, उनको पूरा हक है इस बात का। फिर सेकंड हाउस में क्या होता है, वो अपना सबूत रखा बट सबूत उनको सही नहीं लगा राज्यसभा को, कि नहीं नहीं उतना भी सही नहीं लग रहा है, आपकी बात गलत है कुछ ना कुछ। तो सेकंड हाउस में भी बोला गया कि चलो पास करते हैं, तो 2/3 लोगों ने वहां भी उसको पास कर दिया कि हाँ प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। जैसे ही दोनों हाउस में पास होता है फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटा दिया जाएगा। अब वोट कौन करता है इम्पीचमेंट में, अब आपने इलेक्शन में कौन करता है ये आपने जान लिया, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स का नाम नहीं था। अब इम्पीचमेंट में क्या करता है, एक डिफरेंस है आपके इलेक्शन और इम्पीचमेंट में। nominated member of parliament can participate in the impeachment they even they do not vote in the election। कहने का क्या मतलब हुआ, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके इम्पीचमेंट में। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। एलए के मेंबर कर रहे थे आपको, ठीक है, इलेक्शन में, बट इम्पीचमेंट में नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ एलए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एलए जो कि आपका कर रहे थे किसमें, इलेक्शन में, बट अब ये इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। सो फार अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात भी है एक तरीके से कि आपके कंट्री के जो हेड हैं, आपके प्रेसिडेंट, उन्हीं को आप इम्पीच करके हटाना पड़ रहा है। तो वो सोचो किस टाइप की कंडीशन होगी कंट्री के अंदर। अब मान लो प्रेसिडेंट की ऑफिस, अब आपने प्रेसिडेंट को हटा तो दिया भाई, अब वैकेंसी हो गई उस जगह पे खाली। अब वैकेंसी और किस तरीके से खाली हो सकती है, सबसे पहला, वैकेंसी ड्यू टू टर्म एंडिंग, 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन दिस केस एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द 5 ईयर टर्म एक्सपायर। पता है कि 5 साल हो गए हैं भाई, खत्म होने वाला है उनका टर्म, तो क्या करोगे आप, 5 साल होने से पहले ही नया इलेक्शन करवाओगे। और आपको मैं एक टास्क भी देता हूँ कि जब प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण होता है ना, तो आप प्लीज वो वीडियो चेक करना कि देखना कैसे पावर ट्रांसफर होता है दो प्रेसिडेंट के बीच में, कैसे गार्ड्स उस चेयर को छोड़ के इस चेयर पे आते हैं और कैसे चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा ट्राई करना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यही बताया जा रहा है कि जैसे ही पता चलता है कि आपके 5 साल का टर्म पूरा होने वाला है, उसी टाइम दूसरे इलेक्शंस की बात होगी और दूसरा इलेक्शन इनिशिएट किया जाएगा। क्योंकि जो प्रेसिडेंट आपका करंट में है उसके जाने से पहले ही आपको नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। If there's a delay, the outgoing president continues to hold office beyond his term until his successor takes charge. This is to prevent a gap in the office. Interregnum, the vice president doesn't get to act as president in this situation. अब क्या हुआ कि 5 साल पूरे होने वाले हैं सितंबर में ही,
तो आपके इलेक्शन पहले ही करवा दिएगा। बट बाय एनी चांस अगर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा कि जो आपका पुराना प्रेसिडेंट है वो इस टर्म को कंटिन्यू करेगा। जो पीछे वाइस प्रेसिडेंट खुश हो रहे थे उनको यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं आप नहीं आएंगे। वही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट आ ना जाए, ठीक है। उनका सक्सेसर जब तक ना आ जाए प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चांस नहीं मिलता है। दूसरा, वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। मान लो सडनली प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए या फिर रिजाइन कर दें या फिर उनको किसी तरीके से हटा दिया जाए, तो इन दिस केस इलेक्शन जो होगा वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट देन सर्व एज फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स। पूरे 5 साल के इलेक्शन के लिए वो अपनी सर्व करते हैं टाइम को। उस ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपके वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन 6 महीने के अंदर होगा। उनकी डेथ से होने से 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट चुन जाना चाहिए, तो उस बीच में वो खाली नहीं रहेगी चेयर। द लाइन ऑफ सक्सेशन, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट during a vacancy due to the resignation, etc., or when the president is temporarily unable to perform his duty due to illness or absence, the vice president acts as president to discharge his function। क्या मतलब हुआ? डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर प्रेसिडेंट टेम्पररली अनअवेलेबल हैं किसी भी वजह से, किसी भी ड्यूटी की वजह से, तो उस जगह पे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट की चेयर संभाल लेंगे ताकि वो अपनी ड्यूटीज एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म कर सके। अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि कंट्री कभी भी बिना प्रेसिडेंट के नहीं रह सकती, कंट्री में हमेशा एक प्रेसिडेंट होगा। इफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेकेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, दोनों साथ में डेथ हो गए, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर मान लो, अब देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज के बारे में बता रखा है। प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। इसके बाद क्या होगा? अगर ये सब नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का इनके बाद सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जिसका टर्म या एज सबसे ज्यादा होगा, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रेसिडेंट की बन जाएंगे। अभी मत बोलना कि ये भी नहीं होंगे, तो इतना तो नहीं हो सकता, मतलब कोई ना कोई तो एक होगा ही, एक साथ सब तो बाहर जाएंगे नहीं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पावर और फंक्शन बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। राष्ट्रपति बन चुके हो, इम्पीचमेंट भी हो गई, इलेक्शन भी हो गया, फिर से आ भी गए, तो अब देखते हैं हमारी पावर क्या क्या है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर वास्ट एंड कैन बी स्टडीड अंडर 7 हेड्स। 7 मतलब कैटेगरीज में हम पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर्स। और सारे मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, और आप सब बहुत ईगरली इसका वेट भी कर रहे हैं जानने का। लेट्स लुक एट द फर्स्ट टू इन डिटेल। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ भी अगर डिसीजन लेना होता है, कोई भी प्रोक्लेमेशन पास होता है, कुछ भी कंट्री से जाता है, सब पे स्टैंप और नाम किसका होता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट मेक सेवरल की अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। ये आता है, ये मोस्टली आप देखो कि हर जगह आता है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर का कौन करता है? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कौन करता है? एजीआई का? प्रेसिडेंट। कैग का कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रेसिडेंट। चेयर एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी? प्रेसिडेंट। स्टेट के गवर्नर? प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, अदर मिनिस्टर को करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करते हैं, कैग को करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी को करते हैं, स्टेट के गवर्नर्स को करते हैं, और चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन को करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं प्रेसिडेंट से, सॉरी प्राइम मिनिस्टर से। ही ऑल्सो डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी एंड कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया। क्या कहने का मतलब हुआ कि अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना किसी भी एरिया में, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, किससे? वो ऑब्वियस बात है, प्राइम मिनिस्टर से ही मांगेंगे। और उनके पास ये भी पावर है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी को उसको शेड्यूल्ड एरिया के लिए वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ही ऑल्सो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज एंड कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज अ शेड्यूल्ड एरिया। अब एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ लिया, चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर के पास। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस बात है, पार्लियामेंट्री सेशन वो समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है, स्थगित कर सकते हैं और शुरुआत भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के सेशन का। वो इवन डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। जब किसी बात पे क्लैश हो जाए, दोनों हाउसेज में कोई डेडलॉक आ जाए, तब भी ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, तो कौन उसको बुलाता है? प्रेसिडेंट। अब एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट
एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। क्या मतलब, जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, फर्स्ट सेशन हर इलेक्शन के बाद या हर ईयर हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट आते हैं और वो अब संबोधित करते हैं पूरे सभा को। नॉमिनेटिंग मेंबर्स, अब ये क्या करते हैं, 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। स्पेशल नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या फिर सोशल सर्विस में। वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी कर सकते थे बट ये पहले था, अब ये हट चुका है। किससे हटा है ये? 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ये आपके राइटिंग सेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। कि पहले 2 मेंबर वो नॉमिनेट कर सकते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, बट ये 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में एबॉलिश कर दिया गया फाइनली। There are no longer any nominated Anglo-Indian members in the Lok Sabha. This is a crucial update to remember. ठीक है, अब पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। कंटिन्यू उसी पार्ट को कर रखे हैं कि बियॉन्ड सेशन एंड नॉमिनेशन द प्रेसिडेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लॉ मेकिंग की भी बात करते हैं। अब बिल पास बाय द पार्लियामेंट ओनली बिकम एक्ट, बताया था ना कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो उसको अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को भी पास करना पड़ेगा, तभी वो लॉ कहलाएगा। अल्टीमेटली उन्हीं का नाम जाएगा कि हाँ ये इनके नाम पे ही है, तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे पास करना पड़ेगा। व्हेन अ बिल फ्रॉम पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड, अब एक बिल जब पार्लियामेंट से प्रेजेंट किया जाता है तो वो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को वापस। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल है तो करना पड़ेगा रिकंसिडरेशन के लिए। हाउएवर, इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन एंड सेंड्स इट बैक, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव्स हिज असेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि मनी बिल अगर है तो वो वापस भी नहीं कर सकते कि भाई पैसा तो दो। इसके अलावा कोई और है तो उन्होंने बिल भेजा और प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया कि नहीं नहीं इसमें ये गलती है, इसको दोबारा एक बार पढ़ के देना। भाई उनके पास वापस गया, वो कह रहे ना ना यही होगा सही, ये बिल्कुल सही है। अब प्रेसिडेंट के पास वापस सेम चीजों के साथ आ गया बिना किसी अपडेट के, तो प्रेसिडेंट को वहां पे प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। व्हेन अ स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन, जब स्टेट बिल को रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा कंसिडरेशन के लिए। आपको याद होगा ना तमिलनाडु में जो नीट एग्जाम के लिए मैंने बताया था कि एक लॉ पास किया गया था, तो गवर्नर रिजर्व कर लिया था प्रेसिडेंट के लिए। जहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वहाँ के बच्चों को नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनको मेडिकल कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, जो कि गवर्नर ने बोला कि ये इंडिया के एक्ट के खिलाफ है, जहाँ पे ये मैंडेटरी हर स्टूडेंट को नीट का एग्जाम देने के लिए। और इसको विथहोल्ड कर लिया था प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को, तो ये पास नहीं हो पाया था। तो अगर गवर्नर को रिजर्व करता है स्टेट बिल को, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, एसेंट कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं एसेंट, विथहोल्ड कर सकते हैं, या डायरेक्ट को गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि बिल को वापस भेजो और बोलो कि दोबारा से उसको पढ़ के बताएं, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। अब डिफरेंस क्या है कि इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट, ही इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर पार्लियामेंट वापस भेजती है रिकंसिडरेशन के बाद भी सेम चीज वापस कुछ भी बिना अपडेट के, तो प्रेसिडेंट बाउंड है कि उनको साइन करना पड़ेगा। बट स्टेट में ऐसा सीन नहीं है। अगर गवर्नर किसी को मान लो बिल को रोक रखा है और उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने बोला कि रिकंसिडर करो, इसमें ये पॉइंट्स अपडेट करो, स्टेट लेजिस्लेचर मना कर देती है, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है साइन करने के, वो मना भी कर सकते हैं फिर से। अब ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, वी विल डिस्कस दिन डिटेल शॉर्टली। अब ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मान लो पार्लियामेंट का आपका सेशन में नहीं है और आपको कोई लॉ पास करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास करके ना उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया में। He lays the report of the Controller and Auditor General, Union Public Service and Finance Commission other before the Parliament. कैग अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, और ये सारे के सारे पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है? प्रेसिडेंट रखते हैं। फाइनेंस पावर, ठीक है, फाइनेंशियल पावर देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल पावर और फंक्शंस क्या क्या है। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रायर परमिशन होगी किसकी? प्रेसिडेंट की। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना कहीं पे कि मनी बिल जो होगा वो इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट की। उन्होंने क्या किया था, ही कॉजेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के आगे रखते हैं ये एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसको कि यूनियन बजट बोला जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म है। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी एक्सेप्ट फॉर हिज
एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट, पैसे मांगने की जो बात होगी वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही होगी। वो कॉन्टिनेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, उससे पैसे निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, उसमें भी उसकी रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की। ही कॉन्स्टिट्यूट, वो फाइनेंस कमीशन बनाते हैं हर 5 साल के बाद, जो कि बताती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फंड एलोकेट किए जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इतने रुपए हैं हमारे पास, सेंटर को कितना, स्टेट को कितना है, कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। अब आते हैं जुडिशियल पावर के। अपॉइंटमेंट क्या क्या करते हैं ये आपके चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का भी याद रखना, हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। और चीफ जस्टिस आपके कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं ऑन एनी लॉ और फैक्ट। हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ऑब्वियस ही बात है ना कि आप एडवाइस ले रहे हो, उनसे सजेशन ले रहे हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो भी सजेशन या एडवाइस देगा, आप वो फॉलो करने के लिए बाउंडेड नहीं हो। आर्टिकल 72, ये तो वनडे एग्जाम में मोस्टली, मतलब मान लो हर बार का क्वेश्चन है ये, कि पार्डनिंग पावर की बात हो रही है। आर्टिकल 72, वो पार्डनिंग पावर कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन और कम्यूटेशन of punishment or sentence for any offense in these cases if the punishment is by a court martial, military court से, if the punishment is for an offense against a union law, या फिर if the sentence is a sentence of death। ये कर सकते हैं। पावर है इनके पास किसी भी पनिशमेंट को कम करने की, उसको माफ करने की, उसकी पनिशमेंट को हायर और मतलब हायर पनिशमेंट से कम करके लोअर पनिशमेंट में करने की, ड्यू टू सम क्राइटेरिया। आप जो इनमेट्स है उनकी सिचुएशन देखते हुए, तो ये चीज़ें प्रेसिडेंट के पास पावर है। इवन कोर्ट मार्शल के पावर को भी, पनिशमेंट को भी माफ करने या फिर रिप्राइव, इन सब की परमिशन है। अब डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर की बात करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो नेगोशिएट एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, दो दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स। ये मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पॉइंट बताया था कि आपके प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे ऑर्डर पास होते हैं, जो भी डिप्लोमेटिक का रिसीविंग होता है या उनसे कुछ भी बात होती है वो भी किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। हाउ एवर ये बोला जाता है, नाम तो उनका यूज होता है, बट जो अप्रूवल देता है वो कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की, तो वो आपके सुप्रीम कमांडर है ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। अब हमारे इंडिया के सुप्रीम कमांडर कौन है डिफेंस फोर्सेस के? प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर या फिर पीस को भी, कि यहाँ पे पीस हो चुकी है या फिर वॉर हो गया है। बट कंडीशन क्या है? पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। वही नॉमिनल हेड पार्लियामेंट पीछे से बताएगा कि हाँ वॉर डिक्लेयर करना है, पीस डिक्लेयर करना है, उसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट वही चीज़ सेम अनाउंस करते हैं। अब इमरजेंसी पावर की बात करें तो एज वी कवर्ड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू डील विथ थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी। 352 दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज द प्रेसिडेंट रूल। अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल में आपने जो जो पढ़ा था प्लीज उसको बताएं कि प्रेसिडेंट रूल के बाकी दो और किस नाम से भी जाना जाता है। देन आर्टिकल 360 दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। वीटो पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। अब वीटो पावर जानते हैं क्या है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिफ्यूज असेंट टू बिल इज नोन एज इज वीटो पावर। किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए तो उनके पास पावर है कि वो अपना रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं उस बिल को असेंट देने के लिए। इसी को वीटो पावर बोला गया है। और ये एक बहुत ही क्रूशियल टूल भी है देखा जाए तो, कि मतलब मान लो कि कोई इल कंसिडर लेजिस्लेशन, मतलब कुछ ऐसा लॉ पास हो रहा है जो प्रेसिडेंट को लगता है कि गलत है, तो वो उनके पास वीटो पावर है यूज करने की। वाइल मॉडर्न स्टेट्स हैव 4 टाइप्स ऑफ वीटोज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज 3। आज के टाइम पे वैसे देखा जाए वर्ल्ड में 4 टाइप के वीटो होते हैं, बट इंडिया के पास 3 वीटो है। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, द पावर टू withhold assent to bill passed by parliament after which the bill ends and does not become an act। मतलब पावर है एसेंट को विथ होल्ड कर देने का, वो रोक के रख लेते हैं अपने पास रख लेते हैं कि मैं नहीं दे रहा कुछ भी, तो उसके बाद क्या होगा? वो बिल एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बनेगा। कब यूज होता है? द वीटो इज यूजली एक्सरसाइज्ड इन 2 केसेस। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस बाय एमपी नॉट एन मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर द्वारा अगर कोई बिल पास किया गया है, वो बिल उस एमपी के पास कोई मिनिस्ट्री अलॉट नहीं की गई है उसे, बस वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर वो कुछ लॉ लेके आता है, कोई बिल लेके आता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है उसमें विथहोल्ड कर सकते हैं उस एसेंट को। विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट के बिल, जो कि व्हेन कैबिनेट रिजाइंस आफ्टर द बिल इज पास्ड, मान लो बिल पास हो गया बट कैबिनेट रिजाइन कर गई है,
और न्यू कैबिनेट जो आती है वो बोलती है कि नहीं नहीं पुराने बिल को आप पास मत करना, तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड करके रख लेंगे। तो ये किस में आता है आपका एब्सोल्यूट वीटो में। अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या होता है 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एसेंट को रोक लेते हैं पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। अब 1991 में क्या होता है प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन वो अपने एसेंट को रोक लेते हैं सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझे, एमपी के जितने भी सैलरी अलाउंस और पेंशन होंगे उसके लिए बिल पास किया जाता है चेंज करने के लिए। तो 1991 में प्रेसिडेंट जो हमारे आर के वेंकटरमन होते हैं वो उस बिल को एसेंट को विथहोल्ड करके रख लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दिस डज नॉट अप्लाई टू मनी बिल। मैंने आपको क्या बताया था अभी, प्रेसिडेंट के पास कुछ आया बिल, वो क्या करेंगे, वापस भेजेंगे कि एक बार फिर से पढ़ के भेजो इसको। वो अलग बात है, पढ़ के दोबारा भेज देंगे तो उनको मानना पड़ेगा। तो यही है यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो। अब लिमिटेशन क्या है, दिस वीटो फाइनल नहीं है ये। अगर पार्लियामेंट बिल पास करती है दोबारा से बिना किसी अमेंडमेंट के और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट को ये बाउंडेड है कि उनको साइन करना ही पड़ेगा। दिस वीटो इज ओवररिडन बाय सिंपल मेजोरिटी अनलाइक इन द यूएसए वेयर हायर मेजोरिटी इज नीडेड। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से बोल देंगे कि नहीं नहीं बिल दोबारा पास हो रहा है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही पड़ेगा। अब आता है पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट सिंपली क्या करते हैं बिल को जेब में रख लेते हैं बहुत इंडिफिनिट टाइम के लिए, ना ही वो उसमें चेंज करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना रिटर्न करते हैं। मान लो तुमने किसी को बोला कि भाई ये सब जरा काम देख लेना, तुमने जेब में रखा, बोला अच्छा अच्छा, और फिर कुछ बोला ही नहीं, तो क्या हो गया, बस समझ जाओ कि गया। अब ये पॉसिबल कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा, उसने वीटो पावर जो था आपका पॉकेट वीटो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो उस डिसीजन को लेने के लिए तो क्या करते हैं वो लेके जेब में रख लिया। प्रेसिडेंट 1986 में जर्नल जेल सिंह जो थे वो पॉकेट वीटो लाते हैं, जो कि आपका कंट्रोवर्सी इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो पास करना था उसमें पॉकेट वीटो यूज करके उसको अपने जेब में रख लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, ना रेटिफाई करते, ना रिजेक्ट करते हैं, ना फिर रिटर्न करते हैं। जो कि बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल जो है ना ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। इसकी वजह से जेल सिंह ने जो प्रेसिडेंट थे आपके 1986 में उन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था। तो इस पॉइंट्स को ना फेमस एग्जांपल्स जो है इसको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये आपके राइटिंग सेक्शन में इतने ज़्यादा हेल्प करेंगे ना, ये आपको भी नहीं पता। अब वीटो पावर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने ऑब्लिगेटरी कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से पास होके आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको अप्रूव करने के अलावा। स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट की वीटो पावर जो है ना वो स्टेट बिल में ज़्यादा पावरफुल है। अगर गवर्नर रिजर्व करता है जो अभी बताया था और प्रेसिडेंट के पास भेज देता है कि आप एक बार रिकंसिडर ये देखिए हमने रिजर्व कर लिया है इस स्टेट बिल को, और प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं, स्टेट अगर उसको बिना चेंज के भेजता है ना तो प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है साइन करने के, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है वो साइन ना करें। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। ऑब्वियस ही बात है ना, आप पूरा पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है वो आपके पास पावर आ चुकी है, आप लॉ ही पास कर सकते हो पूरा। तो इट इज अ लॉ प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज इन रेसेस और नॉट इन सेशन। सेशन में नहीं है पार्लियामेंट और कुछ ऐसी सडनली कुछ कंट्री में ऐसे आपदा आ चुकी है जहां पे आपको सडनली एक्ट करना पड़ेगा, लॉ लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वहां पे अपना वो ऑर्डिनेंस पावर जो कि आर्टिकल 123 उनको देता है वो यूज कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंसेज जो होती हैं वो सेम पावर रखती हैं, सेम इफेक्ट रखती हैं जो अब पार्लियामेंट कर सकता है, बट क्या होता है टेम्पररी होता है नेचर में, क्योंकि अब पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है तो आप उसकी पावर को यूज कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है ना, कोई आदमी नहीं है आपको अपनी बाइक देके गया तब उसकी बाइक चला तो सकते हो सेम उसी तरीके से, बट अगर वो आएगा थोड़ी आप चला सकते हो, आपको देना पड़ेगा। इट इज meant to deal with the unforeseen and urgent matters that arise when parliament is not available to make laws, जो मैंने बताया अभी। लिमिटेशंस भी हैं इस पावर की, क्या है कि पहला तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होना चाहिए, तभी हो सकता है, हर जगह नहीं कर सकते हैं ये। He can promulgate an ordinance only when the House of Parliament is not in session, when either of the two houses is not in session, दोनों में से कोई ना हो। एक लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, सो इवन इफ वन इज नॉट इन, ठीक है। अगर मैंने बताया ना कि दो हाउस हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा, अगर एक भी अपने सेशन में नहीं है तो वो लॉ पास कैसे होगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि दोनों को पास करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ सीन आता है जहाँ पे आपका ए हाउस नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 123 यूज करके ऑर्डिनेंस पास करके लॉ पास कर सकते हैं।
कंडीशन दो क्या है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांस एग्जिस्ट दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऑर्डिनेंस की कंट्री में ऐसा सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं जहां पे इमीडिएटली एक्शन नहीं लिए गए तो कंडीशन वर्स हो सकती है। उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अपना आर्टिकल 123 यूज करके ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। कूपर केस 1971 में हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन ग्राउंड कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ बैड फेथ। 1970 में कूपर केस होता है जिसके बाद ये बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आप सेटिस्फेक्शन वाली जो पावर है ना, अब प्रेसिडेंट कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब कोई डेफिनेशन थोड़ी है, तो आपको यहाँ पे क्या है, कूपर केस में बोला गया कि आप कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाउंडेशन नहीं है, बट वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा और वो चेक करेगा कि क्या उनकी सेटिस्फेक्शन सही कंडीशंस में थी, मालफिडे तो नहीं था, बैड फेथ तो नहीं था कुछ। तीसरा कंडीशन क्या है, को एक्सटेंसिव पावर। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो पैरेलल चलती है आपके लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसके दो इम्प्लीकेशंस है। एक ऑर्डिनेंस जो होती है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट पे बनाई जा सकती है जो कि पार्लियामेंट बना सकता है। तो अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो ना कि पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ही आपके पार्लियामेंट के तौर पे काम करेंगे, हर चीज़ वो कर सकते हैं, तो उनके लॉ की वैल्यू भी इक्विवेलेंट होगी। एक ऑर्डिनेंस जो होता है ना, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस रखता है जो कि पार्लियामेंट का है। दिस मीन्स ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इससे ये पता चलता है कि जो ऑर्डिनेंस है आपका, वो आपका फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है। अब कंडीशन 4, एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन दे आर रिसेंबल। क्या बताया, बाइक ओनर आ गया है, बाइक आपको देना पड़ेगा। सेम कहानी है यहाँ पे कि आप मान लो कि जैसे ही हाउस रिसेंबल होता है, पार्लियामेंट रिसेंबल होता है, तो वहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं करते हैं, इफ पार्लियामेंट कोई ऑप्शन नहीं लेता है, तो वो 6 हफ्ते के बाद री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट वापस आ जाती है अपने सेशन में, उसके 6 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिक वो जो ऑर्डिनेंस है ना वो खत्म हो जाता है। अगर पार्लियामेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, वो हाँ ना कुछ नहीं बोलता है, बस खाली रखा रह जाता है ऑर्डिनेंस वैसे ही, तब भी वो 6 हफ्ते के अंदर आपका ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। कब, जब आपका हाउस सेशन में वापस आता है। इट कैन सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर इफ बोथ हाउसेस पास रेजोल्यूशन डेज अप्रूविंग इट। मतलब 6 हफ्ते तो बोला गया है कि जब वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। अगर वो एक्शन ले लिया तो जाहिर सी बात है ना कि एक्शन ले लिया तो 6 हफ्ते से पहले भी खत्म हो सकता है। मैक्सिमम लाइफ क्या है एक ऑर्डिनेंस की, जो मैक्सिमम लाइफ है ना एक ऑर्डिनेंस की, वो है 6 महीने और 6 हफ्ते। ये याद रखना, 6 वीक वाला सीन, 6 महीने हर जगह मिलेगा आपको, बट 6 महीने और 6 हफ्ते भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए कि 6 मंथ्स बीइंग द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। इसकी वजह से बोला गया है कि ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू होगी ना वो सिर्फ 6 महीने और 6 हफ्ते, 6 हफ्ते यहाँ पे मान लो 6 महीने तक तो इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन में मैक्सिमम गैप है। अब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो गई तो उसके बाद भी 6 हफ्ते चल सकता है क्योंकि पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैक्सिमम टाइम जो है 6 महीने और 6 हफ्ते, क्योंकि इसके बीच में पार्लियामेंट का सेशन बैठ ही जाएगा किसी भी बाय एनी हो, तो वो वहां से चेक हो जाएगा। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है, प्रेसिडेंट पावर जो है ना ये ऑर्डिनेंस पास करने की, ही कैन ओनली डू सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर जो है ऑर्डिनेंस इशू करने की डिस्क्रिशनरी नहीं है, ही कैन ओनली डू सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डायरेक्शंस पे ही कर सकती है प्रेसिडेंट ये, जो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। अब इन द लैंडमार्क डीसी वाधवा केस जो कि 1987 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सक्सेसिव रीफॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट देम पास एंड एक्ट्स बाय लेजिस्लेटिव वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट स्टेटेड दैट दिस एक्सेप्शनल पावर कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। बार बार उसी ऑर्डिनेंस को पास करते रहना, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। पार्ट 2, पार्डनिंग पावर करते हैं बात, किसके बारे में, 72 के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये क्या है ये पढ़ेंगे अच्छे से। अब आर्टिकल 72 पावर एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को माफी देने का। दिस पावर इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी के ये। द पर्पस इज टू फोल्ड, टू कीप द डोर ओपन टू करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर एंड अफोर्ड अ रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस दैट प्रेसिडेंट व्यूज एंड अनड्यूली हार्श। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि देखते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने ऐसा लॉ, ऐसा जुडिशरी, ऐसा एक्शन, ऐसा जजमेंट दे दिया है जो कि अनड्यूली हार्श है किसी भी पर्सन के लिए, तो वो जुडिशियल एरर को ठीक कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। उनके पास पावर है पार्डनिंग का। वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 72 का। तो आर्टिकल का जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, 5 टाइप के हैं। पहला है पार्डन, this completely removes both the sentence and the conviction and absolves the convict from all punishment and disqualification। याद रखना, सेंटेंस से भी उनको रिमूव किया जाता है पूरी तरीके से और कन्विक्शन जो है उससे भी पूरा।
और उनको बोल दिया जाता है कि वो सारे पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन से अब आज़ाद हैं। किसके तहत? पार्डन। पार्डन किस में आता है? पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में। आप ये बताना कि प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आते हैं और वो पार्ट कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल स्टार्ट है, कहाँ तक एंड है। अब उसके बाद आता है कॉम्यूटेशन। दूसरा दूसरा तरीके की पार्डन क्या है? दिस डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगरस पनिश इम्प्रिजमेंट। क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन का? कि आपको हार्ड पनिशमेंट से कम करके लोअर इजी पनिशमेंट में डाल दिया जाएगा। मान लो आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको कम करके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट दे दी सकती है प्रेसिडेंट। रेमिशन की बात की जाए तो दिस इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मान लो अब लाइफ टाइम किसी की इम्प्रिजमेंट है बट उसको उन्होंने क्या कर दिया? 2 साल कर दिया। और मे बी रेमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल कर दिया। तो पनिशमेंट सेम है बट टाइम लिमिट कम कर दिया गया। किसमें? रेमिशन में। अब रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या है? दिस डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, याद रखना, सच एज द फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। पार्डन में माफी, कॉम्पिटिशन में आपको हायर पनिशमेंट से लोअर पनिशमेंट किया जाता है, जैसे कि डेथ सेंटेंस से लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। रेमिशन में क्या होता है? आपको सेम पनिशमेंट रहेगा बट टर्म कम कर दिया जाता है। रिस्पाइट में क्या है कि आपका पनिशमेंट हायर से लोअर तो किया जाता है बट स्पेशल फैक्ट, स्पेशल केसेस में, जैसे कि किसी पर्सन का फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर किसी वुमन का प्रेगनेंसी है तब। अब रिप्राइव की बात करते हैं क्या है? तो दिस इम्प्लाइज अ टेम्पररी स्टे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। जैसे अब मान लो किसी को बर्थ होने वाला है तो कुछ टाइम के लिए वहां पे रोका जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन आ गया जहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको रोका जा सकता है, तो ये रिप्राइव दे सकते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर की बात करते हैं। तो गवर्नर जो स्टेट है ना, स्टेट का जो गवर्नर, उसके पास भी पार्डनिंग पावर है। वो किसके तहत है? आर्टिकल 161। प्रेसिडेंट का किस में है? 72। बट वो प्रेसिडेंट की पावर से दो तरीके से डिफरेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया जो पनिशमेंट है वो भी कम कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल क्या? मिलिट्री के जो कोर्ट्स होते हैं। गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। मिलिट्री जो है आपका यूनियन में आता है, पूरे नेशन का है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। गवर्नर स्टेट का है तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। प्रेसिडेंट एक डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं बट गवर्नर नहीं कर सकता है। इवन इफ लॉ प्रिस्क्राइब्स अ डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट अ पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट का लॉ, अगर हाई कोर्ट बोल रहा है या कोई स्टेट का लॉ भी बोल रहा है ना उसके डेथ सेंटेंस के लिए, तब भी गवर्नर के पास पावर नहीं है। वो अल्टीमेटली पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की। इंडिया हैज प्राइमरली फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो हमने पढ़ा। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एड और एडवाइस क्लॉज, तो प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि प्रेसिडेंट अपने डिसीजन तो ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट वो किसके डिसीजन पे, किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जो कि हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, पोजीशन रखता है किंग का, जैसा कि सेम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, अंग्रेजों के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे वहाँ का किंग का पोजीशन है, वैसे ही इंडिया के प्रेसिडेंट का पोजीशन है। वो हेड ऑफ द स्टेट तो है बट एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं है, ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल इट। वो नेशन को रिप्रेजेंट तो करते हैं बट रूल नहीं करते हैं। उनको सारे चीजें, सारे अपने टास्क किसके डिसीजन पे लेने पड़ते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड कौन करता है? आपके प्राइम मिनिस्टर। अब की इम्पैक्ट प्रेसिडेंशियल पावर का क्या है? चेंजेस आए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया था कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी एक्शन बोलती है करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको करने के लिए बाउंडेड है कि उनको करना ही पड़ेगा। द 42nd हमने पढ़ लिया। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, जो कि 1978 2 साल के बाद आता है। वो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिकंसीडर कर सकते हैं एडवाइस को दोबारा से। हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के बाद वही वाली बात कि आपको बोला जाएगा कि यही करना है तो आपको वही करना पड़ेगा। 1997 में रियल लाइफ एग्जांपल एक है कि प्रेसिडेंट के आर नारायण रिटर्न करते एक रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन उत्तर प्रदेश फॉर रिकंसिडरेशन। कैबिनेट डिसाइड करती है कि नॉट टू मूव अहेड विद इट। कैबिनेट डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ा जाएगा इसके साथ।
सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या है? अब दो द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्या है वो? विदाउट, अब हर बात तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मान के करनी पड़ेगी, तो कुछ पावर तो दो जो उनको बिना सुने भी कर सके। तो ऐसे कुछ पावर हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, किसी पार्टी का कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो सडनली डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट वहां पे बता सकते हैं कि अगला पीएम कौन होगा। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द मेजोरिटी कॉन्फिडेंस ऑफ द मोशन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में कोई अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाता है, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया जाए। अब लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, वही सेम चीज अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा में अपनी मेजोरिटी को लूज कर जाए। नॉट अबाउट द राज्यसभा, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, लोकसभा होता है बस। तो लोकसभा की बात की जा रही है कि लोकसभा में अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पाती है तो लूज हो जाता है। पार्ट फिफ्थ में आता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से 78। पार्डनिंग पावर है आपकी 72 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, ये सब आप प्लीज बताना। आई होप you understood all the key concept of the president, because president बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार मार्क्स लगाने के लिए कहा था, जैसे कि ये एग्जांपल्स जेल सिंह ने क्या किया था, आपका इंडियन पोस्ट बिल ऑफिस बिल जो आया था, रेस्ट्रिक्ट करता था मीडिया को उसको। तो वीटो पावर क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, कितनी बार इंपीचमेंट हुआ है प्रेसिडेंट का, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो ये सब आप प्लीज नोट डाउन करना, पढ़ना। And if you have any single doubt, kindly comment down your suggestion and your doubt too. I will love to solve your queries and read your comments. So this was all about the president. We'll meet you very soon in the next chapter that talks about the vice president. And I hope you all will wait for this. But you don't have to wait much because we'll be back very soon. Till then, take care of your health and your family's health. Study hard, stay motivated, stay hydrated. Signing off. Jai Hind.